रवीना शादी के जोड़े में बैठी प्रिंस का इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय में प्रिंस अपने कमरे में आता है, जिसके बाद वो रवीना का हाथ पकड़कर उसके करीब जाता है। लेकिन रवीना उसको खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है और ऐसे कैसे मेरे करीब आ रहे हो तुम? बदतमीजी? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे हमारी शादी हुई है, और अगर शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को टच कर भी रहा है तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब प्यार नहीं करती हो तो शादी ही क्यों की? मेरे माँ बाबा की वजह से, क्योंकि वो मेरी शादी एक बड़े और अमीर घर में करवाना चाहते थे। मतलब ये कि कुछ समय पहले की बात है। रवीना अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। रवीना के माता पिता बहुत गरीब थे। वो लोग मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे और रवीना भी पढ़ने में काफी अच्छी थी। रवीना कॉलेज में जाकर पढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन आकाश नाम का लड़का रवीना के पास आता है और उसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करते हुए कहता है, पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर चाहते रहना तो अपने हाथ है। और जब से तुमको देखा है मेरे दिल में भूचाल ही मच गया है रवीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लड़का खड़ा है और वो क्या करे। लड़कियां उससे बात करने के लिए उतावली होती थी और उस लड़के ने रवीना को ऑफर दिया था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कानों तक बहुत ही सारे बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। सीरियस रवीना, हाँ कह दो। फिर क्या था, रवीना ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब वो दोनों साथ रहने लगे। देखते ही देखते अब समय गुजरता जाता है और उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन रवीना को आकाश शादी के लिए प्रपोज करता है। कुछ दूर तो चलो तुम मेरे साथ, चाहता हूँ कहना दिल की बात। आंखें समझ ना पाई जो बात, दिल बेचैन है चाहे तुम्हारा साथ। रवीना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही वो खुशी से पागल हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। तो वहीं इस बात से अनजान रवीना के माता पिता रवीना की शादी प्रिंस नाम के लड़के से फिक्स कर देते हैं। और रवीना जब घर जाती है तब रवीना की माँ रवीना को उसके रिश्ते और शादी के बारे में बताती है। ये सुनकर रवीना गुस्से से कहती है, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं। बेटा पूछना क्या है, हमारे जमाने में बिना पूछे लड़कियों की शादी हो जाती थी और तू हमारी लड़की है। लेकिन माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी उसी से करना चाहती हूँ। हमारे घर की लड़कियां जवाब नहीं देती हैं, समझी? और तुम शादी वहीं करोगी जहां हम चाहेंगे। मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तू कर अपने मन की। तेरी माँ और मैं फांसी पर लटकने जा रहे हैं। बेचारी रवीना ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप के आगे झुक जाती है और अगले दिन वो अपने आकाश से मिलने जाती है और सारी बात उसे बताती है। ये सुनने के बाद आकाश कहता है, कर लो शादी, और शादी के बाद कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारे माँ बाबा को लगे कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक गलत लड़का चुना है। फिर तुम उससे डाइवोर्स ले लेना, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। रवीना उसकी बात मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही समय बाद रवीना की शादी प्रिंस से होती है। तो ये है मेरी कहानी। अब तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो ताकि मैं वापस अपने आकाश के पास जा सकूं। उसकी ये बात सुनते ही प्रिंस को एक झटका लगता है और वो उससे दूर हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस रवीना से कहता है, ठीक है रवीना, मैं तुमको टच भी नहीं करूंगा और तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक तुम मेरी माँ के सामने अच्छे से व्यवहार करना। ठीक है। इस तरह से अब रवीना और प्रिंस अलग अलग सो जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन रवीना की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब देखकर प्रिंस अपने ऑफिस नहीं जाता और अपनी पत्नी रवीना के पास आकर उससे कहता है, रवीना, लगता है तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, इसीलिए लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं नहीं, ठीक है। तुम ये बताओ तलाक कब होगा? उसकी बात सुनकर प्रिंस चुप हो जाता है और आंखों में आंसू लिए कहता है, अगले 1 हफ्ते बाद हम अलग हो जाएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अब अगले 1 हफ्ते बाद वो रवीना से घर में जानबूझकर लड़ाई करता है और उससे तलाक ले लेता है। और अब जब रवीना घर से जा रही थी तब प्रिंस उससे कहता है, रवीना, हो गए हम अलग, अब तुम आजाद हो। देखो तुम्हारी इज्जत भी नहीं गई और हम अलग भी हो गए।
थैंक यू प्रिंस, अब मैं जा रही हूँ। इस तरह से अब वो वहाँ से चली जाती है और अब वो आकाश के साथ रहने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है होकर रहता है। ठीक उसी तरह रवीना ने प्रिंस से तलाक तो ले लिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में क्या घटने वाला था वो इस बात से अनजान थी। ऐसे ही एक रात जब रवीना सो रही थी कि तभी उसको किसी और लड़की की आवाज आती है और जब वो उठकर हॉल में जाती है तो देखती है कि आकाश के बाहों में कोई लड़की है। ये देखकर रवीना का पारा हाई हो जाता है और वो आकाश को थप्पड़ मारते हुए कहती है, नीच इंसान, मेरे होते हुए भी तुम किसी और की बाहों में, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ मैडम, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? क्योंकि तुम भी किसी और की बाहों से मेरी बाहों में आई हो। घटिया तो तुम हो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घटिया बोलने की? तुम्हारे लिए मैंने प्रिंस को तलाक दिया, उसे हर्ट किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुन, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका सब कुछ उसका पति ही होता है, और तू तो अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी तू? और रही तुझे रखने की बात, तो तुझे रखना तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था। अब जब तुझे सच पता ही चल गया है तो मेरे घर से निकल जा, समझी? हाँ हाँ, नहीं रहना मुझे भी तुम्हारे साथ। इस तरह अब रवीना आकाश के घर से निकल जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस आकाश के लिए मैंने प्रिंस को छोड़ दिया। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, माँ बाबा के घर भी नहीं जा सकती। क्या मैं प्रिंस के पास जाऊं? नहीं, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। मैंने उसे बहुत दुख दिया है और साथ में बेइज्जत भी किया है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसके पास वापस जाऊं। अब मैं अकेले ही रहूंगी। अब क्या था, बेचारी अब अकेले ही रोड पर इधर उधर भटकने लगती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एक दिन वो भीख मांग रही थी कि तभी वो एक कार से टकराती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उस कार में से जब कार का मालिक निकलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस था। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिंस उसको अपनी कार में बैठाता है और अपने घर लेकर जाता है। कुछ समय बाद जब रवीना होश में आती है तब रवीना उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिंस उससे कहता है, रवीना, तुम ऐसी हालत में? अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। ये सब कैसे हुआ? रवीना अब उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनने के बाद प्रिंस कहता है, रवीना, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैंने तुम्हारे साथ पूरे 7 जन्म साथ रहने का वादा किया था। अरे भला एक कागज के टुकड़े पर किए साइन करने से वो 7 जन्मों वाला रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना? मैंने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ। इस तरह अब प्रिंस उसको अपना लेता है, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से प्रिंस की पत्नी बनकर रहती है। कोमल का आज पहला ही दिन था और उसके जॉब पर सुबह सुबह जब वो सोकर उठती है तो घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। वो खुद से कहती है, अरे बाप रे, ये क्या 8 बज गए। आज तो मैं लेट ही हो जाऊंगी। मेरी जॉब का पहला दिन है और उसमें भी मैं लेट ही हो गई। अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर कोमल की माँ मधु आती है, जो कि कोमल से कहती है, उठ गई महारानी। अरे आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सो जाएं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। अरे माँ, आप ये सब कहना बंद करो। वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ। मुझे 9 बजे ऑफिस पहुँचना था। अब मैं पहले ही दिन लेट हो जाऊंगी। ये भगवान बचा लेना मुझे। हाँ, अब भगवान के पास यही काम तो रह गया है कि वो तुझे लेट होने से बचाए। जा जल्दी से रेडी हो जा। अपनी माँ की बात सुनकर कोमल जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होती है और फिर जल्दी से बाहर रिक्शा लेने जाती है। लेकिन वहाँ पर एक भी रिक्शा नहीं था। काफी दूर तक कोमल पैदल चलकर जाती है। तब जाकर उसे एक ऑटो मिलता है, जिसमें बैठकर वो ऑफिस जाती है। लेकिन ऑफिस जाते ही उसे 9:30 हो जाते हैं और वहाँ पर उसे सब देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये लो, मैडम का पहला दिन है और हाफ डे लग गया। यार ऐसे मत कहो। ये बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? सर इस बात से गुस्सा तो नहीं होंगे ना? एक काम कर, जा जाकर सर से बात कर ले और वो बता देंगे कि तेरा आज हाफ डे लगेगा या नहीं। पक्का ना? बाद में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे तू जा तो एक बार, बात करके तो देख एक बार। मीनू की बात मानकर अब कोमल अपने बॉस से बात करने लगती है और कहती है,
गुड मॉर्निंग सर, मैं कोमल हूँ। आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में। लेकिन किसी वजह से मैं लेट हो गई, तो क्या आज मेरा हाफ डे लगेगा? क्या कहा? पहला दिन और पहले दिन तुम लेट हो गई, ये क्या बात होती है? सॉरी सर, आगे से पक्का ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी कि समय से पहले ही आया करूं। आज माफ कर दीजिए बस। अच्छा ठीक है, पहला दिन है इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा से ना ये गलती ना रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज के लिए सॉरी और माफी के लिए थैंक यू। इतना कहकर अब कोमल वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सब उससे पूछते हैं कि सर ने उसे क्या कहा। तो वो बताती है कि उसका हाफ डे नहीं लगा, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो लग जाएगा। यूं ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। 1-2 दिन तो कोमल समय पर आने लगी थी। हर दिन की तरह एक दिन और कोमल अपने समय से ऑफिस के लिए घर से निकलती है और बस स्टॉप पर जाती है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां आज कोई भी रिक्शा या बस नहीं है। ये देखकर कोमल कहती है, ये क्या, आज फिर से कोई रिक्शा नहीं है। आज लगता है मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, और आज तो सर मेरा हाफ डे लगा ही देंगे। क्या करूं मैं? हे भगवान बचा लो। इतना कहकर जब वो दोनों बस स्टॉप तक जाती हैं तो देखती है कि वहाँ कोई भी बस नहीं थी, और वहाँ पर उसे मीनू भी दिखाई देती है, जो कि लेट हो चुकी थी। उसे देखकर कोमल कहती है, अरे मीनू, ये क्या, तुम भी लेट हो गई क्या आज? हाँ यार, देखना सुबह से खड़ी हूँ यहाँ, लेकिन कोई रिक्शा या बस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करूँ? अगर लेट हो गई तो हाफ डे लग जाएगा मेरा भी। अरे यार, लगता है आज तो हमें पैदल ही चलकर जाना होगा ऑफिस तक। अभी बस 20 मिनट ही बाकी हैं ऑफिस पहुँचने में। हाँ, सही कहा तूने। चल कर ही जाते हैं। इतना कहकर अब दोनों भागते हुए ऑफिस की ओर जाते हैं, लेकिन ऑफिस दूर होने की वजह से उन्हें पूरे 19 मिनट लेट हो जाता है, और वो दोनों ठीक 9:30 बजे ऑफिस पर पहुंच जाती हैं। और जब तक वो ऑफिस के अंदर घुसती हैं, पूरे 9:31 हो चुके थे। ये देखकर दोनों अपने ऑफिस के सर के पास जाती हैं और सुमित से कहती है, सर, आज हम बस 1 मिनट से ही लेट हो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिक्शा या बस नहीं थी। आज के लिए माफ कर दीजिए। जी सर, आपको तो पता ही है ना कि मैं रोज समय पर आती हूँ। आज ही 1 मिनट से लेट हो गई हूँ। तो क्या हुआ? लेट का मतलब लेट होता है, और आज तुम दोनों का हाफ डे लगेगा, समझी तुम? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखे जा रहे हो? अब जा सकते हो तुम दोनों। मीनू और कोमल दोनों ही सुमित को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, और दोनों का ही हाफ डे लग जाता है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं, और ऐसे ही कोमल लेट हो रही थी। इस बात से वो बहुत परेशान थी। कभी रिक्शा बस नहीं मिलते तो कभी उसे ट्रैफिक मिलता, और उसका हर दिन हाफ डे लग रहा था। एक दिन कोमल खुद से कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना हाफ डे नहीं लगने दूंगी। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है, और कोमल को इतने जोश में देखकर वो कहती है, क्या बात है, आज तो कतई अंगार लग रही है। आज फिर से हाफ डे लग गया क्या? हाँ यार, क्या करूँ, रिक्शा बस कुछ तो मिलता ही नहीं है, इसलिए लेट हो जाती हूँ और हाफ डे लग जाता है। जब तुझे ये ऑफिस दूर पड़ता है तो तू कहीं और क्यों नहीं देख लेती जॉब, जहाँ पास पड़े तुझे भी? नहीं यार, यहाँ पर मुझे सब सही लगता है। अच्छा खासा माहौल है, सैलरी भी अच्छी है यहाँ की। देख ले भाई, तुझे जैसा ठीक लगे। फिर मत कहना लेट होने के कारण मेरा हाफ डे लग रहा है। कल से मैं लेट आऊंगी ही नहीं, जल्दी ही आऊंगी, कुछ भी हो जाए। इतना कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है, और उस रात वो अपने फोन में सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती है और सो जाती है। अगली सुबह वो समय से उठती है और टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप जाती है तो वहाँ गाड़ियाँ तो होती हैं, पर वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, और टाइम से पहुँचने के लिए कोमल एक रिक्शे में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से कोमल रोड क्रॉस करने के लिए रिक्शे से उतर जाती है। और जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगती है, उसको एक गाड़ी टक्कर मार देती है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और जब कोमल की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है, जहां सुबह के 9:25 हो रहे थे। ये देखकर कोमल हाथ में ग्लूकोज की बोतल को उठाकर वहां से भागने लगती है, और जब सब उसे रोकते हैं तो वो कहती है, जाने दो मुझे, लेट हो जाऊंगी मैं ऑफिस के लिए। मेरा बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे। मुझे जाने दो यार, मुझे लेट नहीं होना। अरे आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। कहाँ जा रही हैं आप?
अरे आराम गया भाड़ में, मुझे जाना है ऑफिस, मैं लेट हो गई, बॉस मेरा हाफ डे लगा देंगे। जब सबको पता चलता है कि कोमल की हालत के बारे में, तो उसकी माँ और दोस्त मीनू उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर से कोमल की हालत के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है, देखिए आपकी बेटी बार बार एक ही बात कर रही है कि वह लेट हो जाएगी, ऑफिस जाना है, हाफ डे लग जाएगा। का एक ही कारण हो सकता है कि रोजाना उसका हाफ डे लगने और लेट जाने का डर उसके दिमाग में घर कर गया है। हो सकता है कि उसके लिए ये जॉब बहुत जरूरी हो, इसलिए उसे इस बात की चिंता है। तो डॉक्टर, हमें क्या करना चाहिए? कोमल ठीक कैसे होगी? कुछ दवाई चलेगी या कुछ और? ज्यादा कुछ नहीं, बस कोमल को अपने माहौल चेंज करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप उसे कुछ समय के लिए बाहर ले जाएं, काम पर तो बिल्कुल ना भेजें। वो अभी मेंटल इश्यूज फेस कर रही है, तो उसे अभी काउंसलिंग की भी जरूरत है, ताकि उसके दिमाग में हाफ डे और लेट होने का डर निकल जाए। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कुछ समय तक कोमल काउंसलिंग को अटेंड करती है और जिस जगह वो काम किया करती थी वहाँ से भी उस दिन के बाद से लेट होने पर हाफ डे लगने वाला रूल खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ के ओनर को ये अक्ल आ जाती है कि जब कोई इंसान रास्ते पर निकलेगा तो उसे ट्रैफिक भी मिलेगा और वो लेट भी होगा। मंजुला घर का काम कर रही होती है, तभी उसकी बेटी प्राची आती है और अपनी माँ से प्राची कहती है, माँ मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मेरी टीचर ने कहा था कि वो लेट आएंगे। लेट आने के लिए बोला था तेरे टीचर ने, लेकिन मना थोड़ी ना किया था कि नहीं आऊंगा आज। तो कॉलेज क्यों नहीं जाना, ये कोई बहाना नहीं है, समझी तू? माँ, जब बच्चे लेट हो जाते हैं तो टीचर हमें क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब टीचर लेट आ रहे हैं तो हम भी कॉलेज नहीं जाएंगे अब। अरे हमारे टीचर को भी तो खाली क्लास का स्वाद मिले। अरे नालायक लड़की, तुझे क्या है जो तू अपनी क्लास में लेट जाती है? तेरे टीचर को तुम लोगों को ही थोड़ी पढ़ाना होता है, और भी तो बच्चों को पढ़ाते होंगे ना। वो हो जाता है कभी कभी। हाँ हाँ वही माँ, लेट आते हैं टीचर। अगर काम है तो पहले काम कर लेना, फिर वो उसके बाद हमारी क्लास रखें। अब लेट आ रहे हैं तो लेट ही सही, लेकिन आज तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। अरे पागल लड़की, तू नहीं पढ़ेगी तो उसमें तेरा ही नुकसान है, ना कि तेरे टीचर का। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसमें तो मेरे ही किराए के 100 रुपए बचेंगे ना। अरे बंद अकल की लड़की, तू 100 रुपए के चक्कर में अपने हजारों की फीस क्यों बर्बाद कर रही है? तू जा रही है कॉलेज या मैं धक्का देकर तुझे कॉलेज भगाऊं? ठीक है माँ, आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने 1000 रुपए की चिंता है, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। मुझे हजारों रुपए की नहीं, बल्कि तेरी चिंता है। मुझे देख ले, अनपढ़ होने की वजह से स्कूल में सफाई कर्मचारी हूँ। यही अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कुछ अच्छी नौकरी करती ना। माँ, अब तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो आप ये सब बकवास मत करो, मुझे नहीं सुनना है। एक तो इनको पढ़ाई करके भी दो, ऊपर से इनका ज्ञान भी सुनो। आपसे अच्छी तो टीचर का ज्ञान है। टीचर का इतना ही अच्छा ज्ञान है तो तू घर क्यों बैठ रही थी? कॉलेज की छुट्टी करके जाना कॉलेज। अपने टीचर का ज्ञान, कम से कम थोड़ी बहुत अकल तो आ जाएगी तुझमें। हाँ हाँ जाती हूँ कॉलेज, और वैसे भी कॉलेज नहीं गई तो मेरी माँ मंजुला नाम का रेडियो कहाँ बंद होने वाला है, यहाँ तो पिटने की भी संभावना है। प्राची इतना बोलकर अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। मंजुला ही थी घर में जो सबसे ज्यादा समझदार थी। कुछ दिनों बाद प्राची की बुआ सरला आती है। सरला आते ही मंजुला और प्राची से मिलते हुए कहती है, अरे मेरे भाई की बीवी और मेरे भाई की बेटी को तो देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। बुआ जी, आप कहे तो मैं पानी ले आऊं आपकी आंखों की प्यास को बुझाने के लिए। अरे तेरी बुआ ने बस मुहावरा कहा है, तू तो असल में भावनाओं में ही बहने लग गई। मैं तो बस स्विमिंग पूल में ही बहती हूँ। भावनाओं नाम का कोई नया स्विमिंग पूल खुला है क्या आसपास? अरे प्राची, सच में नया पूल खुला है क्या? चल चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों पानी में छपाक छपाक करके मजे करेंगे। मुझे तो पानी में वो कागज की नाव भी तैरानी है। बुआ जी आप ही जाओ, मुझे तो डर लगता है, अगर मैं बह गई तो मेरा क्या होगा? यहाँ तो एक से बढ़कर एक कम दिमाग के लोग हैं। अरे बुआ जी, भावनाओं का मतलब फीलिंग्स की बात कर रही थी। खैर ये बात छोड़ो, और ये बताओ कि आपका बेटा नहीं आया क्या? मंजुला सरला के बेटे के बारे में पूछ ही रही थी कि तभी वहाँ सरला का बेटा प्रमोद अपने बालों में कंघी करते हुए स्टाइल में आता है और बोलता है, अरे मामी, आप कैसे भूल गई कि आपके घर में आने के लिए तो मैं उतावला बैठा रहता हूँ, तो इस बार कैसे नहीं आता?
और मामी जी इस बार तो अलग ही माहौल है। ओ मेरा बच्चा बहुत पतला हो गया है। क्यों सरला दीदी, कुछ खाने को नहीं देती क्या आप मेरे प्रमोद को? ऐसा लग रहा है जैसे घी गुड़ का स्वाद अभी तक लगा ही नहीं है पेट को। हाँ हाँ माँ, पतला तो लग रहा है, लेकिन मुझे इसका पतलापन दिख क्यों नहीं रहा? मुझे तो बस इसका पेट बाहर आता हुआ दिख रहा है। हाय राम, माँ कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? भाभी, आपको प्राची की आंखों की जरा भी परवाह नहीं है? देखो तो इसे पतले और मोटे में फर्क ही नहीं दिख रहा। प्रमोद, देख तो कोई आंखों के डॉक्टर को। बुआ जी, आपकी आंखें तरस रही थी, मेरी आंखों को मोटे पतले का फर्क नहीं दिख रहा। कहीं ये कोई खानदानी बीमारी तो नहीं है ना? ए प्रमोद, तू पतला ही है, मैं ही तुझे बस पतला नहीं देख सकती। हाँ हाँ प्राची, अपनी आंखों की वजह से मेरे जिम की मेहनत खराब लगती है ना। अब तो मैं रोज जिम जाता हूँ कि थोड़ा शरीर अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे पतला तो कोई मुझे मोटा बता रहा है। हाँ हाँ प्रमोद, तुझे कोई परेशानी नहीं है, लगता है हमें ही कोई परेशानी है। अच्छा, अगर कोई आंखों के डॉक्टर का नंबर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनेट से देखकर अपनी ही आंखों का इलाज कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट वाला फोन भी है, मैं देखता हूँ आंखों का इलाज। अरे बस करो, अभी अभी आए हो आप दोनों, थोड़ा आराम कर लो। और प्राची, दिखता नहीं क्या तेरी बुआ और भाई आया है? जा जाकर कुछ खाने के लिए बना ला। खिचड़ी, परिवार के लिए खिचड़ी बना लाऊं? तू जा, जो मन करे वो बना के ला, लेकिन अभी यहाँ से तो जा। मंजुला प्राची को रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। सरला और उसके बेटे के आने के बाद घर में काफी रौनक आ गई थी। प्राची, सरला, प्रमोद सब एक से बड़े एक कलाकार थे। बातों को अपने हिसाब से समझ लेते और फिर उस बात को अलग ही दिशा दे देते। लेकिन इन सब के बीच मंजुला भी थी जो काफी ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही थोड़ा मजाक, थोड़ा गुस्सा, हल्की सी नोकझोंक से बड़े प्यार से लोग रहा करते थे। कुछ दिनों बाद प्राची अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके पास प्रमोद आता है और उससे कहता है, ए प्राची, उठ रे, घर में चोर आया है और तू अब तक सो रही है, चल जल्दी उठ। प्राची जैसे ही प्रमोद की बात सुनती है, तुरंत चिल्लाते हुए उठती है और कहती है, चोर चोर, कहाँ है चोर? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ डंडा लेकर आओ, हम चोर को पकड़ते हैं, हमारा भी नाम फिर कल अखबार में आएगा। पागल कहीं की, मैं तो कह रहा हूँ कि देख टीवी में चोर आया है, कितनी शांति से आ रहा है ये चोर, और बाकी के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। देख देख। ये चोर टीवी में गया कैसे? देख तो कहीं पीछे का ढक्कन तो नहीं खुला? नहीं नहीं, ये तो टीवी में ही रहते हैं, अब बार बार आना जाना वो भी दूसरों के घरों में नहीं कर सकते ना, इसलिए ये लोग टीवी में ही रहते हैं। प्रमोद, ध्यान रखना तुम, मैं सो रही हूँ, अगर चोर ने कुछ किया तो मुझे बता देना। प्राची और प्रमोद की बेवकूफी भरी बातें खत्म नहीं होती। उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन दिमाग अब भी बचपन में ही रह गया था। ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद प्राची और सरला में बहस हो रही थी। सरला चिल्लाते हुए प्राची से कहती है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे भाई, मैं बड़ी हूँ तो बस मैं ही खाना बनाऊंगी। प्राची, बड़ों की बातों को ऐसे मना नहीं करते हैं। नहीं बुआ, आज आप आराम करोगी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे आप बड़ी हो और छोटों के होते हुए बड़ों को खाना बनाना पड़े, अच्छा थोड़ी लगता है। जाओ आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। कैसी बदतमीज लड़की है, बड़ों की बातों को काट रही है। रुक, मैं तेरी माँ को बुलाती हूँ, अब वही तुझे समझाएंगी और तेरी अकल ठिकाने पर भी वही लेकर आएंगी। सरला मंजुला को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, अरे भाभी, ये देखो प्राची को, मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना मैं बनाऊंगी, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं, बस अपनी मनमानी चला रही है। इसके हाथ का खाना कितना बकवास होता है। माँ, आपको भी पता है कि बुआ कभी कुछ खास नहीं बना पाती। अरे बस करो आप दोनों, कितना लड़ रहे हो, खाने की ही तो बात है। आप दोनों में कोई नहीं बनाएगा, मैं बना लूंगी, आप जाओ। मैं तो थक गई नाटक करके। प्राची, पॉपकॉर्न लेकर आ, हम दोनों अब टीवी में नाटक देखेंगे। बुआ जी आप जाओ, मैं लेकर आती हूँ पॉपकॉर्न। खिचड़ी परिवार जिसमें नोकझोंक चलती ही रहती है। जैसे तबीयत खराब हो तो खिचड़ी ही सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है और खिचड़ी ही सबसे ज्यादा काम आती है। ठीक उसी तरह जब परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं तो परिवार खिचड़ी बनकर ही एक दूसरे की मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।